नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, 45 लोगों की मौत, फ्लाइट में सवार थे 72 लोग। ये आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा में हादसे का शिकार हुए यति एयरलाइंस के विमान में कम से कम 5 भारतीय यात्री भी सवार थे। कुल 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर 72 लोगों को ले जा रहा यह विमान पोखरा एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश में अभी तक 45 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास भी नेपाल प्रशासन और यति एयरलाइंस के साथ संपर्क में है। दुर्घटनाग्रस्त विमान में भारतीय नागरिकों के होने और उनकी पहचान को लेकर जानकारी मांगी गई है। क्रैश की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान गिरने के बाद उसमें भयंकर आग लग गई। हादसे की जगह का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग धुएं की मोटी परत दिखाई दे रही थी। इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि मौसम की नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन भट्टोला ने कहा कि हमें और शवों के मिलने की आशंका है। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। फ्लाइट की आवाजाही के बारे में सूचना देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेड 24 के मुताबिक यह विमान 15 साल पुराना था। आपको बता दें कि फिलहाल इस प्लेन में कुल मिलाकर 72 यात्री शामिल थे जिसमें अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगली बड़ी खबर, प्लेन हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुख। हादसे में अब तक 45 लोगों की मौत। यह आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा में रविवार को यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल प्लेन हादसे में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना पर भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शोक जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि नेपाल में हुए दुखद विमान हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं और मेरी प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ओम शांति। आपको बता दें कि फिलहाल नेपाल में यह सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है। और बड़ी खबर, मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। लोकसभा समेत सभी विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी, लेकिन किसी भी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन। यह आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी साल 2023 में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए इसका बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे बीएसपी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही मायावती ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार ने संसद में एससी और एसटी आरक्षण पास नहीं होने दिया, बल्कि उसने संसद में बिल का पर्चा भी फाड़ा। बीएसपी सरकार में एससी एसटी के लोगों को उनका हक दिया गया। बीएसपी ने संतों गुरुओं का भी आदर सम्मान किया। हालांकि दूसरे दलों की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। मायावती ने उपेक्षित वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें बीएसपी को सत्ता में जरूर लाना होगा, तभी बाबा साहेब के दिए हुए कानूनों का लाभ मिल सकता है और ये लोग अपने आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये मेरे लिए जन्मदिन पर सबसे अहम तोहफा होगा। इससे ज्यादा मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में लंबे समय तक रहने के बाद भी मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। अब बीजेपी भी यही कर रही है, आरक्षण के हक को मार रही है, जिसकी वजह से इस बार निकाय चुनाव प्रभावित हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी हमेशा छल करने का काम किया है। आपको बता दें कि देश के अल्पसंख्यकों को लेकर मायावती ने कहा कि उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि बाबा साहेब ने कहा था कि हम लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, भाईचारा बनाकर रखना होगा, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। जातिवादी लोगों के चलते उन लोगों को हक नहीं मिला। आरक्षण के प्रति सभी दल, कांग्रेस और बीजेपी, सपा कोई ईमानदार नहीं रहा है। आपको बता दें कि मायावती ने लोगों से अपील की है कि इस बार बसपा को सरकार में लाना होगा। यही मेरे लिए जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा होगा। अगली बड़ी खबर, मायावती ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली आने वाले सभी चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं। ये आपको बता दें कि मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने लोगों के हित में नई नई योजनाएं आरंभ की हैं। जातिवादी पूंजीवादी पार्टियों को यह अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से बीएसपी के खिलाफ हर तरीके के हथकंडे अपनाकर बीएसपी को आगे बढ़ाने और सत्ता में आने से रोका गया। कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों की वजह से शुरू से यहां गरीबी
बेरोजगारी बढ़ी है, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सभी दुखी हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में स्थिति और ज्यादा खराब हुई है, जिन पर पर्दा डालने के लिए ये पार्टी आए दिन हवाई बातें करती रहती है, इन्वेस्टमेंट की बातें कर रही है। इनकी गलत नीतियों की वजह से अब उत्तराखंड भी प्रभावित हो रहा है, हल्द्वानी की तरह उजाड़ा जा रहा है। यूपी सहित कानून व्यवस्था की आड़ में घिनौनी राजनीति की जा रही है, जांच एजेंसियों का भी गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं देश में ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाने को लेकर मायावती ने कहा कि देश की जनता के मन में ईवीएम मशीन को लेकर आशंकाएं हैं, इसे दूर करने के लिए बेहतर होगा कि आगे के सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। मायावती ने कहा कि ईवीएम मशीन पर जनता सवाल उठाती है, नेता भी सवाल उठाते हैं, इसीलिए आने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। आपको बता दें कि मायावती ने सरकार से मांग की है कि आने वाले सभी चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं। आपका क्या मानना है, क्या आने वाले सभी चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार या फिर केसीआर 2024 में कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार? ये आपको बता दें कि अभी हम भले ही 2023 के पहले महीने यानी जनवरी में चल रहे हैं, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी बड़े ही दमखम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से अभी तक किसी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। हालांकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी की पार्टी के नेता जरूर उनका नाम ले रहे हैं। इस बीच दो और नाम सामने आ रहे हैं, इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर शामिल हैं। केसीआर की राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा अब साफ नजर आने लगी है। गैर भाजपा और गैर कांग्रेस मोर्चा की वकालत करने वाले केसीआर लगातार क्षेत्रीय नेताओं को लामबंद करने की मुहिम में जुटे हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि केसीआर अलग अलग राज्यों में पार्टी के विस्तार की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की उनकी मुहिम भी जारी है। आने वाले 18 तारीख को प्रस्तावित रैली भी इसी रणनीति के तहत की जा रही है। इसमें केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जदएस नेता एचडी कुमारस्वामी तेलंगाना के बाहर के उन कुछ नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पिछले महीने हैदराबाद में बीआरएस के लॉन्च समारोह में भाग लिया था। केसीआर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से वैकल्पिक मोर्चा बनाने की योजना पर चर्चा करने के लिए मिल चुके हैं, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से भी वे लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भले ही खुद को इस दौर से बाहर बता रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका से इनकार नहीं कर रहे हैं। समाधान यात्रा के दौरान उनके समर्थक भी देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में साथ साथ सरकार चला रही आरजेडी भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर अपने युवा नेता तेजस्वी यादव को बिठाने के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति के लिए काबिल बताती रही है। आरजेडी ने पटना में होर्डिंग लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों नरेंद्र मोदी को मात देने की भविष्यवाणी कर दी। आपको बता दें कि बीजेपी बड़े ही दमखम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर वापसी का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष अभी एकजुट नहीं हो पा रहा। विपक्ष की तरफ से अभी तक किसी को भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। और ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता के बयान से मच गया बवाल। कहा तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ कर ली सीक्रेट डील। ये आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच की खींचतान से बिहार में एक अलग सियासी लकीर खिंचती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन में दरार की खबरों के बीच इस जोड़ी के टूटने की संभावनाओं को आंच मिली है। ये आंच किसी दूसरे दल से नहीं बल्कि इन्हीं दोनों दलों के नेता दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक माने जाने वाले जेडीयू संसदीय बोर्ड के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ साथ विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ पार्टी द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से उन कयासों को मजबूती मिल सकती है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह की विवादित बातों और रामचरितमानस के बारे में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित बातों के सवाल पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात
बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि सुधाकर सिंह का बर्ताव बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा। चंद्रशेखर ने राजनीति के विमर्श को रामचरितमानस पर बयान देकर उसके इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। अगर यह विवाद जारी रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे बीजेपी को लाभ होगा। कुशवाहा ने कहा कि सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर के खिलाफ पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई के लिए यह उचित समय है। इन दोनों नेताओं ने बिहार में आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को शर्मसार किया है। यही कार्रवाई के लिए उचित समय है, इन्हें दंडित किया जाए। अगर तेजस्वी यादव अपने इन नेताओं पर लगाम नहीं लगाते जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं तो वो आरोप सही होंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर ली है। इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नाराजगी जताई और कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ समझौते का आरोप लगाते हैं उन्हें आईना देखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बनने की होड़ में अब एक और नाम आया आगे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। यह दावा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सोचना भूल होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनाव में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका साफ तौर पर महत्वपूर्ण होगी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री में भाजपा के प्रति जनता की निराशा की ताकतों को खींचने की क्षमता है। आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए जुट गई कांग्रेस पार्टी। पुराने वोट बैंक की शरण में लौटने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा से इतर कांग्रेस पार्टी ने मिशन 2024 के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी अब सुरक्षित सीटों पर अपना ध्यान लगाने की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हवाले से कहा जा रहा है कि लोकसभा की सुरक्षित सीटों पर लगातार कम होती जीतने की संभावना कांग्रेस पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन के लिए बड़ी जिम्मेदार है। इस स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी गई 121 सीटों में से 56 सुरक्षित सीटों को शॉर्ट लिस्ट किया है। कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में कांग्रेस का पूरा ध्यान इन्हीं सीटों पर होगा। कांग्रेस ने अपने इस अभियान को नेतृत्व विकास मिशन का नाम दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने विधानसभा बार SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े ऐसे लोगों को चुनने की रणनीति बनाई है जो पार्टी का जनाधार तैयार करने में मदद कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने 24 राज्यों की 56 लोकसभा सीटों को चुना है। उन्होंने कहा कि ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के रणनीतिकारों को भरोसा है कि इन लोकसभा चुनावों पर कांग्रेस के लिए बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में संसाधनों को फैलाने से ज्यादा सही इन लोकसभा सीटों पर फोकस करना है। आपको बता दें कि इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी मिशन 2024 में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, फिर से कड़ाके की ठंड। यूपी, पंजाब और बिहार में चलेगी शीतलहर। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, पंजाब समेत बिहार व उत्तरी मध्य प्रदेश में 16 से 20 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर कई क्षेत्रों में 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली समेत कुछ इलाकों में आज भी ठंड बढ़ेगी। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे राजस्थान के कुछ और हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति पैदा होगी। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है और पूर्वी असम में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।